दोस्तों, कूड़ा कागज़ की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के बारे में 5 महीने की स्ट्रेटजी देखने वाले हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है, आज से जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 5 महीने 3 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके पास टाइम अब मतलब 6 महीने से भी कम टाइम बचा है। तो इस टाइम में आपको क्या करना चाहिए, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, सिलेबस क्या है और सिलेबस का जो सोर्स है आपको कहाँ से कंप्लीट करना है, उस पर हम बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर मैं आपको एक फ़ॉर्मूला देने वाला हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा कारगर होने वाला है, जिसे मैं बोलता हूँ आरआरबी फ़ॉर्मूला। ये फ़ॉर्मूला आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो कैंडिडेट हमेशा इस एग्ज़ाम के पहले करते हैं। क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है? पहले 2 अटेम्प्ट अगर आप देने वाले हैं, या तो पहला अटेम्प्ट है या तो सेकंड अटेम्प्ट है, तो उससे पहले आपको ये बातें ज़रूर ध्यान रखनी है कि कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी है। फिर यहाँ पर 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए, हर कैंडिडेट के लिए जो इम्पोर्टेंट है, उन 2 ज़रूरी बातों पर हम ध्यान देंगे कि वो कौन-सी हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस 5 महीने की स्ट्रेटजी में सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम डेट। आपका एग्ज़ाम जो फ़ॉर्म है वो 14 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसका मतलब अगर आपने ये फ़ॉर्म फिल करना है, तो सबसे पहले आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, आधार कार्ड होना चाहिए। फिर आपके पास जो आपने अ, जिस भी कैटेगरी से हैं आप, जैसे कि अनरिज़र्व कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से कैटेगरी से हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर एक गलती करते हैं कि जो उनका सेंट्रल लेवल का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ये नहीं बनवा पाते हैं। तो अभी आपके पास 1 महीना है फॉर्म फिलिंग करने के लिए, 1 महीना से भी कम बचा हुआ है वैसे तो। तो इस टाइम पे आपको अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रखने हैं, ये भी सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है? और आपको ये भी देखना है कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में डेट और नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम सही है या नहीं। आपको पता होना चाहिए, बाद में तो इसके लिए थोड़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी आपको सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रख लेने हैं। आपका एग्ज़ाम होने वाला है 24 मई को, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि 24 मई अ, आज से अगर हम देखें तो 5 महीने 3 दिन आपके लिए, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन की बात कर रहा हूँ, 5 महीने 3 दिन आपके लिए एग्ज़ाम के बचे हुए हैं। तो काफ़ी कम टाइम बचा है। इस पूरे टाइम में आपको क्या-क्या कंप्लीट करना है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, आपके 2 पेपर होते हैं, पहला होता है जीएस का और दूसरा होता है सीसेट, जिसे हम सीसेट बोलते हैं। तो सीसेट और जीएस में अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो इस आप सभी को पता होंगे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर प्लस इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बट ये मेन सब्जेक्ट हैं। जैसे आईआर वगैरह भी जो होता है वो हमारा करंट अफेयर में ओवरलैप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात करूँ कि ये जो सब्जेक्ट हैं इनमें 4 ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर ये 2 उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितनी कि ये 2-3 उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि ये 4। तो इसका मतलब यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते हैं कि 2 इन 4 को कर लें और इन 2 या 3 को छोड़ दें। मतलब यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रोल है सभी सब्जेक्ट का है। तो आपको स्टैटिक प्लस करंट अफेयर का एक तालमेल बिठाना पड़ेगा। इसका मतलब है आपको 5 महीने में क्या करना है, पहले तो आपको स्टैटिक प्लस स्टैटिक के साथ में करंट अफेयर के साथ आपको ये 3 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर, ये तीनों एक एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इसका मतलब एनवायरनमेंट में जो आप चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि आप स्वच्छ एनर्जी की बात करेंगे, तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आएगा, जिसमें कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर वो करंट अफेयर में भी आएगा। तो ये 3 चीज़ें एक दूसरे को बहुत हद तक ओवरलैप करती हैं। फिर करंट अफेयर पॉलिटी को भी ओवरलैप करता है और इकोनॉमी को भी ओवरलैप करता है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, लेकिन ज्योग्राफी में अगर हम इंटरनेशनल ज्योग्राफी की बात करें तो वो भी करंट अफेयर से इन्फ्लुएंस होता है। तो इसका मतलब है ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, ये आपको करंट अफेयर से कंप्लीट करने हैं। और प्लस उसमें पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाला थोड़ा-थोड़ा सब्जेक्ट जो पोर्शन है वो भी ओवरलैप होगा। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट आपके स्टैटिक प्लस करंट अफेयर पर बेस्ड रहेंगे। एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और जो करंट अफेयर है, ये आपका इससे इन्फ्लुएंस होगा करंट अफेयर से। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो काफ़ी सारे कैंडिडेट गलती करते हैं वो ये है कि हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी और ज्योग्राफी इनके लिए आखिरी के लिए रखता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि अभी के जो 3 महीने हैं, कम से कम इन 3 महीनों में पहले 3 महीने, 2 महीने तो आपको एक अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ये 3 महीने वाली स्ट्रेटजी अभी मान के चलिए। इस 3 महीने में कम से कम ये जो बड़े सब्जेक्ट हैं, इनको आपको कम से कम 2 बार रीड करके रिवाइज़ करना है। 3 महीने में 4 सब्जेक्ट रीड भी करने हैं, रिवाइज़ भी करने हैं। प्लस करंट अफेयर तो आपको आज से डेली ही देखना है। आपको 2 घंटे 3 घंटे करंट अफेयर के लिए डेली टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ये 4 सब्जेक्ट को धीरे-धीरे करके आपको
2-3 महीने में कंप्लीट करना है एक बार, फिर उसका रिवीजन करना है दूसरी बार। तो ये आपके मेन सब्जेक्ट हो गए, प्लस आप कॉम्प्रिहेंशन और सीसेट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर आपने प्रीवियसली कोई एग्ज़ाम दिया है यूपीएससी का, तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता होगी कि सीसेट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और सिलेबस की बात। अगर हम सोर्स की बात करें तो हिस्ट्री के लिए आप सभी को पता होगा स्पेक्ट्रम प्लस 11th-12th की ओल्ड एनसीईआरटी, जो कि 2 हैं, एक आर एस शर्मा और दूसरी है आपकी सतीश चंद्र, है ना? सॉरी, हाँ, आर एस शर्मा और सतीश चंद्र, जो मेडिवल और एंशिएंट के लिए है। पॉलिटी के लिए आपका लक्ष्मीकांत, और 11th क्लास की केवल एक एनसीईआरटी, जो कि आपकी मोटी वाली एनसीईआरटी है, 11th क्लास की है शायद वो आपको पढ़नी है। इकोनॉमी के लिए आपको करंट अफेयर प्लस किसी भी क्लास, किसी भी जो आपको अच्छी बुक लगे, या तो वो या फिर किसी बहुत ही अच्छे सर की के नोट्स से आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी के लिए अगर मैं बोलूँ तो ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आप ज्योग्राफी में बहुत बेहतर करके आएँगे। लेकिन इन 2-3 बुकों को आपको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ के जाना है। एग्ज़ाम के पहले 4 से 5 रीडिंग भी हो जाए ना 2 एनसीईआरटी की, तो भी वो कम है। मतलब ज्योग्राफी के लिए मैं बोलूँगा कुछ नहीं, सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़ के जाओ आप, ठीक है? और फिर क्योंकि ज्योग्राफी हमारा मैपिंग वाला सिस्टम भी है, तो आप अगर कहीं से मैपिंग कर लें तो मतलब प्लस है आपके लिए। एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर, जैसा कि मैंने बताया करंट अफेयर ही है ये, और ये आप कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, किसी मैगज़ीन से। ये 2 ही ऑप्शन है यहाँ पर। मैं आपको बोलूँगा कि न्यूज़पेपर अब आपको नहीं पढ़ना है, या फिर पढ़ते हैं, बहुत लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं तो पढ़िए। लेकिन जो न्यू कैंडिडेट हैं या फिर जिन्होंने अभी तक कभी भी न्यूज़पेपर फॉलो नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, किसी भी मैगज़ीन को फॉलो करना है। करंट अफेयर के लिए अब न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी बुक्स हैं या फिर मैगज़ीन है, वहाँ पर वो सारा करंट अफेयर आपके हिसाब से न्यूज़ वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो या तो आपको मैगज़ीन से फॉलो करना है या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की नोट्स से पढ़ना है। ये 2 चीज़ें हैं आपकी, लेकिन पढ़ना है, वीडियोज़ नहीं देखने हैं। करंट अफेयर के लिए मैं बोलूँगा कि वीडियोज़ नहीं देखने हैं, पढ़ना है खुद से, ठीक है? मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, ये आपकी मुद्दे का विषय है कि आप किसमें इम्पोर्टेंटली अपना बेस्ट दे सकते हैं। उसके हिसाब से अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन को बोलूँ, तो इसमें भी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें भी प्रैक्टिस की और इसमें भी। तो यहाँ पर आपका पूरा खेल प्रैक्टिस का है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि आपका जो मेन फ़ॉर्मूला है, जिस पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, वो क्या है। तो जो यहाँ पर मैंने RRP फ़ॉर्मूला है, ये आप सभी को पता होगा और आप सब जानते होंगे इसकी इम्पोर्टेंस। बट अब आपको क्या करना है, अपनी स्टडी टेबल के सामने एक पेज में लिख के चिपका लेना है, RRP। पहले आर का फुल फॉर्म है रीड। जितना ज़्यादा हो सके आपको पढ़ना है। जितनी भी आपकी स्टैटिक बुक्स हैं, जिसमें कि स्पेक्ट्रम हो गई, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, फिर आपकी जो करंट अफेयर के लिए कोई मैगज़ीन हो गई, या फिर ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी हो गई, इन सबको सबसे पहले आपको रीड करना है। फिर दूसरे आर का मतलब है, अगर आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया इसके बारे में, दूसरी चीज़ है रिवाइज़, रीड, रिवाइज़। तो पी का मतलब क्या आप बता सकते हैं? पी का फुल फॉर्म क्या है? अगर मेरे बताने से पहले आप पी को गेस कर पा रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि पी क्या है, ठीक है? तो रिवाइज़ ज़रूरी है रीड करने के बाद। हर 6 से 7 दिन में आपको जो भी आपने पढ़ा है, पहले तो उसी दिन जब आपने पढ़ा है, उस दिन रिवाइज़ करना है। फिर दूसरा, जब आप कुछ दिन हो जाएँ, तो उसके बाद भी आपको उसको क्या करना है, रिवाइज़ करना है 6 से 7 दिन बाद। तो ये पूरा रिवाइज़ करने का सिस्टम है। इसके बाद पी का मतलब, अगर आप सही सोच रहे हैं, तो वो है प्रैक्टिस। क्या है? प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम लोग सब करते हैं लेकिन ये नहीं करते हैं। अब जो मैंने बताया था ना कि शुरू में कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट कौन-सी गलती करते हैं, तो वो है यही, इग्नोरिंग पीवाईक्यूज़ एंड मॉक टेस्ट। सबसे ज़्यादा लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो साल भर क्या करते हैं, पहले पूरा पढ़ लेता हूँ, सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, बाद में टेस्ट लगाऊँगा, या फिर अगर कम नंबर आए तो मोरल डाउन होगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके मन में, सबसे बड़ी गलती होती है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर मॉक टेस्ट कभी भी सॉल्व नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि जिस दिन से आप, मतलब अगर आज से आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में या फिर आप एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है 2 घंटे का उस प्रेशर को झेलना। लेकिन आप साल भर क्या कर रहे थे? इस चीज़ को झेलने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। इस प्रेशर को झेलने के लिए साथ में 2 घंटे में आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। 2 घंटे में आपको कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। 2 घंटे में कैसे क्वेश्चन छोड़ने हैं, उसकी प्रैक्टिस आपने नहीं की। तो सबसे बड़ी गलती सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो करते हैं, वो ये है कि 2 घंटे में आपको क्या करना है, वो उनको पता ही नहीं होता है। मतलब प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप हफ्ते में 2 दिन पढ़ना भूल जाएँ, लेकिन 2 दिन टेस्ट लगाना ना भूलें। और अभी तो ये हफ्ते में 2 दिन है, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जब आप थोड़ा बहुत पढ़ लें,
तो उसके बाद तो आपको डेली मॉक टेस्ट या फिर डेली पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है ये 2 घंटे। उस एग्जाम दिन के दिन का 24 मई का वो दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है 2 घंटे। वो 2 घंटे में आपको क्या करना है, उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप 30 से 40, 40 से 60 नंबर और 60 से 80 नंबर तक पहुंचेंगे। तो 80 मार्क्स लाने के लिए हर दिन की प्रैक्टिस लगेगी आपको। और अब आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप ये गलती कर रहे थे अभी तक, तो छोड़ दीजिए गलती करना। बिल्कुल मत देखिए कि कितने नंबर आ रहे हैं, नंबर कम ही आएंगे शुरू में। अगर आप सोच रहे हैं कि पहले दिन आपके नंबर 80 आ जाएं, तो ये तो गलत बात है, ऐसा तो होगा नहीं। तो पहले दिन आपके नंबर 30 40 ही आएंगे। लेकिन मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि आज से 4 महीने बाद आपके नंबर कम से कम नहीं तो 70 के आसपास तो रहेंगे। 70, 72, 73, 80 नहीं रहेंगे। हो सकता है कि ना रहें, क्योंकि जो मॉक टेस्ट होते हैं वो कभी भी यूपीएससी की तुलना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट यूज करिए, लगाइए, बट उसके नंबर से इन्फ्लुएंस मत होइए, उसके नंबर से डिमोटिवेट मत होइए, अपना मोरल मोरल डाउन मत करिए, क्योंकि यूपीएससी और मॉक टेस्ट दोनों में बहुत अंतर है। पीवाईक्यूज डेली सॉल्व करिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। तो यहाँ पर आरआरपी फॉर्मूला लिख लीजिए सामने, रीड, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। ये 3 चीज़ें अगर आपने कर ली, तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, टाइम मैनेजमेंट एंड कंटिन्यूटी। अगर आप ये 2 चीज़ों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि अब 5 महीने का टाइम मतलब पता भी नहीं चलेगा। अभी न्यू ईयर का टाइम निकल जाएगा, 2-4 दिन आप ऐसे ही खराब कर देंगे। उसके बाद संक्रांति आ जाएगी, घर जाएँगे। उसके बाद वो घर पे टाइम निकालेंगे, फिर उसके बाद आ जाएगा होली का टाइम, फरवरी मार्च में, है ना? तो ऐसे ही करके ऐसे टाइम निकलेगा कि 5 महीने मतलब सेकंडों में निकल जाएँगे। एक कहावत के तौर पे कहा मैंने कि 5 महीने निकलने में पता भी नहीं चलेगा आपको। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंटिन्यूटी, अगर स्पेलिंग सही है तो। हाँ, ठीक है ना? तो ये 2 चीज़ें आपको करनी है कि कंटिन्यूटी आपकी 6 से 7 दिन में कम से कम 5 दिन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कि आपकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। अगर 2 दिन का गैप लग रहा है, तो उन अगले 7 दिन में आपको इन 2 दिन को कवर करना है। तो ये कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 महीने की एक ऐसी स्ट्रेटजी है, जिस पर आपको काम करना है। आरआरपी फॉर्मूले पर काम करना है जितना ज़्यादा हो सके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है टाइम मैनेजमेंट और कंटिन्यूटी, इन सब चीज़ों पे आपको काम करना है। सिलेबस के लिए और सोर्स के लिए मैंने बुक्स आपको बता दी हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए कोरा कागज़ पर। और आप सभी ने बहुत सारा प्यार मुझे दिया है। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, ताकि मैं आपके लिए कोरा कागज़ पर ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ लाता रहूँ। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, और आशा करता हूँ आप अपनी तैयारी में बहुत बेहतर कर रहे होंगे। तो ऐसे ही उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।